काश बेटी की विदाई के वक्त मैंने ये ना कहा होता। ये क्या हाल बना रखा है बेटा, तुम इस घर की छोटी बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। अपने आप को आईने में देखा है तुमने? वॉकर पर चलकर तुम सारे काम निपटा रही हो। विनय जी ने बोला, पापा अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। मेरा ससुराल संयुक्त परिवार है। छोटी बहू होने के कारण ये मेरा दायित्व है कि मैं घर को संभाल कर रखूं। जब से पाँव में चोट लगी है तब से वैसे ही जेठानी जी और सासू माँ को मेरी मदद करनी पड़ती है। अब इस पाँव के दर्द को जाने में महीनों लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं महीनों आराम करूं। चेतना ने अपने बिखरे बालों को संभालते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दर्द को छुपाने की असफल कोशिश करते हुए अपने पिता को समझाया। छोटी बहू का मतलब ये नहीं कि शाम के 4 बजे तुम खाना खाओ, अपने कपड़ों का ध्यान ना रखो, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान ना रखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मेरी बेटी है या कोई और। विनय जी की आंखें नम हो गई थी। शायद एक पिता मर्द होने के नाते उन्होंने अपनी आंखों को सजल होने की इजाजत नहीं दी। तभी चेतना की सांस आ गई। क्या बातें हो रही है बाप बेटी में? चेतना बहू, तू थोड़ा देर वाकर छोड़कर भी चल लिया कर। अपनी लापरवाही से गिर पड़ी हो बाथरूम में। तुम्हारे लापरवाही का खामियाज हम भर रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो, पर तुम तो वाकर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। पता है समधी जी, इसकी जिम्मेदारी मैं और इसकी जेठानी उठाती है। अब आप समझाओ इसे कि इतना लापरवाह ना बने। चेतना की सास ने नाराजगी जाहिर की और वहां से चली गई। विनय जी अपनी बेटी चेतना के ससुराल आए हुए थे। 2 साल पहले चेतना की शादी एक संपन्न परिवार में उन्होंने की थी। चेतना की बड़ी बहन का विवाह कुछ महीनों में ही टूट गया था। इसलिए विनय जी ने चेतना का विवाह बहुत सोच समझ और जांच परख कर किया था। चेतना के ससुराल वाले शहर के बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में एक थे। विवाह के बाद विनय जी भी चेतना की तरफ से निश्चिंत और उसकी खुशी के प्रति वो खुश हो गए। कुछ दिनों बाद अपनी तीसरी आखिरी बेटी के वर की तलाश में जुट गए। चेतना ने भी कभी फोन कर या कभी मिलने पर अपने ससुराल की किसी समस्या का जिक्र नहीं किया। इतने दिनों में एक बार सिर्फ मायका आई पर अपनी हालत छुपा कर रखा। मायके के लोगों को उसकी छुपी में उसकी संपन्नता नजर आई। आज विनय जी तीसरे बेटी के रिश्ते के सिलसिले में चेतना के शहर किसी लड़के वर से मुलाकात करने आए थे। शहर आने के बाद वो चेतना से मिलने उसे बिना बताए उसके ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो चेतना को पहचान नहीं पाए। पाँव में पट्टी बांधी अस्त व्यस्त चेतना वाकर के सहारे खड़ी होकर रसोई में कुछ बना रही थी। विनय जी चेतना की सासू माँ की बातें सुनकर शौक में थे। उनकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी के इस हालत पर भी उसकी सास उसको ताना दे रही है। चेतना को दर्द है तभी तो वाकर पर चल रही है। बाथरूम में गिरना एक दुर्घटना है, ना कि लापरवाही। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं कहा है क्या? और जब रसोई तुम संभाल रही तो किस काम की बात तुम्हारी सासू माँ कर रही, जिसे उन्हें और तुम्हारी जेठानी जी को करना होता है? विनय जी ने चेतना के सिर पर हाथ रखकर बोला, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है पापा, पर सासू माँ मुझे आराम करने नहीं देती। मेरी जेठानी और सासू माँ अपना खुद का काम खुद कर रही है, क्योंकि मैं उनका काम करने में असमर्थ हूँ। ज्यादा देर खड़े होने से मेरा दर्द बढ़ जाता है। मेरे विवाह होकर आने की अगली सुबह से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। नौकरों को हटा लिया गया और कहा गया कि
मुझे कौन सा नौकर की आदत है। छोटी बहू नहीं इस घर की, 24 घंटों की काम वाली बनकर आई। मुझे हर बात पर छोटी परिवार से होने का ताना दिया जाता है। चेतना अपने पिता के आगे ज्यादा देर कठोर ना बन पाई। उसका धैर्य टूट गया और उसने सच्चाई बता दिया। बेटी के दर्द से विनय जी भी रो पड़े और बोले, एक बार बताया तो होता बेटा कि तुम्हारी ये हालत है। मैं तो तुम्हारे खुशी से खुश था। अगर मैं इस शहर में नहीं आता तो तुम्हारी इस हालत के बारे में नहीं जान पाता। मुझे अफसोस है कि हमारा दामाद भी तुम्हारी हालत से वाकिफ नहीं। पापा वो जानबूझकर अनाड़ी बने रहते हैं। फैमिली बिजनेस में मेरे ससुर और मेरे जेठ जी का ज्यादा योगदान है। सारा कारोबार बना बनाया उन्हें मिला है, इसलिए वो सबकी हाथों की कठपुतली बने हैं और मेरी भी यही स्थिति बन रखी है। चेतना बोली, बेटा घर का काम करना, सबको ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खुद बीमार होकर स्वास्थ्य का ख्याल रखना और सबका ख्याल रखना तो नहीं होता है। इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताया? ये तो घरेलू हिस्सा है, विनय जी ने खुद से कहा। पापा, दीदी के तलाक के बाद आपने उसके टूटे रिश्ते की वजह दीदी को बताया। उसकी हर बातों को आपने गलत ठहराया। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उसने